नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीनगर हमले में 3 जवान शहीद। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बड़ा हमला। जमहूरियत के लिए मजबूती से बौखलाहट। महाअघाड़ी गठबंधन में दरार। शिवसेना ने सामना में लिखा कि कांग्रेस की हालत जर्जर महल की तरह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,784 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से 41 लोग संक्रमित। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3। सुनामी की चेतावनी जारी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने आधी रात में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों से पूछा हालचाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को हुए आतंकी हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया है। शहीदों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। श्रीनगर के जेवान में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 14 घायल थे। बस में करीब 25 पुलिसकर्मी शामिल थे और हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। सोमवार को शाम पंथा चौक क्षेत्र के जेवान में 25 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। हमले में जम्मू कश्मीर के सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया और इनमें से 2 ने सोमवार को दम तोड़ दिया था। जान गंवाने वालों में सशस्त्र पुलिस का एक जवान, सहायक उप निरीक्षक भी शामिल है। कश्मीर के आईजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस हमले में 2 से 3 आतंकवादी शामिल थे और अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि अब कांग्रेस की हालत एक जर्जर महल की तरह हो गई है। इतना ही नहीं, सामना में दावा किया गया है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस की वर्तमान अवस्था गांव में जमींदारी गंवा चुके जर्जर महल की तरह हो रही है। ऐसा विश्लेषण शरद पवार जैसे नेता ने किया है। इसकी वजह से उसकी आलोचना हुई थी। मुस्लिम और दलित मतों की भरपूर जमा पूंजी जमींदारी का फल था। इन्हीं मुस्लिम दलित की नकदी के कारण कांग्रेस का महल मजबूत और आलीशान लगता था। आज ये दोनों खनखनाते सिक्के कांग्रेस की मुट्ठी से छूट गए और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का पतन हुआ है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुसलमान खुलकर शिवसेना को वोट देते हैं। सामना में आगे लिखा कि मुसलमानों के मतों के लिए फालतू व्यर्थ दरार न करने वाली शिवसेना को मुस्लिम समाज अपना माने या कांग्रेस जैसे सेकुलर पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। राम की तुलना में बाबर की भक्ति में शासकों की लीन होने पर लोगों ने असंतोष में विस्फोट हुआ और कांग्रेस उसमें जलने लगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,784 नए केस सामने आए। वहीं 252 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 41 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 88,953 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,75,888 हो गई है। आंकड़ों की माने तो कुल 7,995 रिकवरी हुई है, जिसके बाद अभी तक 3,41,38,763 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 133 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 66,98,601 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब वैक्सीन की 133,88,12,577 डोज लोगों को दी जा चुकी है।
इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.3 बताई जा रही है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र से कहा गया है कि इंडोनेशिया में भूकंप से खतरनाक सुनामी की लहरें पैदा हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप के तेज झटके पूर्वी इंडोनेशिया में महसूस किए गए हैं। यूएसजीएस का कहना है कि भूकंप मोमेरे शहर से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में 18.5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। फिलहाल भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप से फिलहाल किसी तरह के नुकसान के बारे में कोई भी खबर नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और राहत और बचाव दल को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया और सरकार का प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बने। पीएम मोदी ने मंगलवार रात ट्वीट किया, काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया है। इस पवित्र शहर के लिए हमारा प्रयास है कि सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बने। सोमवार रात 12 बजे के बाद निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। पीएम मोदी को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते देखा गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी में ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अभी अभी काशी में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक खत्म हुई है। बैठक में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बैठक सोमवार की देर रात तक 6 घंटे तक चली। शर्मा ने ट्वीट किया कि 6 घंटे लंबे गहन विचार विमर्श के दौरान एक बेहतर भारत के लिए अपने ज्ञान और दृष्टि से हमें परिचित कराने के लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार को लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम के फेज 1 का उद्घाटन किया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रविवार की तरह सोमवार को भी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। धूप की तपिश न होने के कारण दिन भर ठंड का एहसास रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी कि 22.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान में ऐसे ही गिरावट होने की संभावना भी जताई है। आपको बता दें कि तापमान 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना भी है। इस कारण से ठिठुरन बढ़ सकती है। अब ठंड ने अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए। बीते रविवार को 7 सालों में सबसे ठंडा दिन रहा। हालांकि सोमवार को न्यूनतम तापमान में मामूली राहत देखने को मिली, जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि रविवार के अधिकतम तापमान में 23.9 के मुकाबले सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस कारण से दिन भर सर्दी का एहसास रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह में तेजी से तापमान लुढ़क सकता है और ठिठुरन बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान के लुढ़कने के कारण पूरे देश में लोगों की कपकपाती जो है वो छूट रही है। हल्की धूप निकलने के बाद भी लोगों को राहत नहीं है और शाम को सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान करना भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग पहले ही संभावना जता चुका है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। इस कारण से इस पूरे सप्ताह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने की संभावना भी है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर रहा, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसमान में धुंध सी नजर आ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे AQI 346 पर था। सोमवार को यह 307 रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि 0 से
50 के बीच AQI जो है वो अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है, 101 से 200 के बीच मॉडरेट यानी कि ठीक माना जाता है, 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है और 300 से 400 के बीच बेहद खराब माना जाता है और 400 से 1 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। अगले 2 दिन में हवाएं कम से मध्यम रहने की संभावना है। 16 तारीख के बाद से हवा की गुणवत्ता में तेज हवा की गति के कारण सुधार होने की संभावना है, लेकिन अभी भी खराब या बहुत खराब श्रेणी के निचले सिरे के भीतर यह बनी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर बनाए गए अस्थायी आशियाने अब धीरे धीरे हटाए जाने लगे हैं। एक और किसान जहां अपनी कामयाबी पर बेहद खुश है तो उनको यहां से जाने का गम भी है। 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के दौरान ग्रामीणों को लोकल लोगों का जमकर सपोर्ट मिला था। किसान मानते हैं कि यदि लोकल लोगों का सपोर्ट न मिला होता तो शायद उनका आंदोलन कामयाब ना हो पाता। हर मोड़ पर आसमान के लोग उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और यहां तक उन्होंने सड़क बंद होने की वजह से होने वाली परेशानियों को भी हंसकर सहा। दूसरी ओर आसपास के लोगों को किसानों से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने अपने बच्चे तक किसानों के पास पढ़ने भेजना शुरू कर दिया था। कुछ पढ़े लिखे नौजवान किसान आंदोलनकारियों ने आसपास के बच्चों को पूरे साल मुफ्त में पढ़ाया। पूरे साल किसान आंदोलन में शामिल रहे बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज सभी मजहबों के लोग एक साथ इतने करीब आ गए हैं। यदि किसान आंदोलन ना हुआ होता तो शायद लोग एक दूसरे के इतना करीब ना आए होते। बसपा प्रमुख एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले आज मंगलवार यानी कि मोगा में अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी मेगा रैली है। यहां पर रैली में 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल पर सबकी नजरें रहेंगी। बसपा की ओर से सतीश मिश्र भी मौजूद रहेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया है कि रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि बादल सक्रिय और फिट हैं। कुछ महीनों से मोगा में उनकी रैली है और उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति होगी। बसपा प्रधान मायावती की अनुपस्थिति में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण वह नहीं आ सकी और मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और आधे अधूरे प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रही है। यह पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने में काम नहीं आएगा। जनता सच्चाई जानती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर में हुए हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने साथ ही सरकार से कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में शांति का रास्ता तलाश करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना अहंकार छोड़कर वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। अब्दुल्ला ने घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए केंद्र से जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की भी अपील की। अब्दुल्ला ने एक किताब के विमोचन कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कि हमले को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोके जाने की जरूरत है। आतंकवादियों ने संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी पर सोमवार को श्रीनगर के बाहरी हिस्से में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर गोलीबारी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कहता रहूंगा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी आलोचना करें। देव गौड़ा ने कोशिश की थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी। आपको बता दें कि श्रीनगर के पंथा चौक इलाके के जेवन में आतंकियों ने शाम को करीब 5:30 बजे पुलिस की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस बस में सवार 14 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 जवानों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब,
इस बार तो हो जाएगी ना जमाने। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस ने मुंबई में राहुल गांधी की रैली को इजाजत नहीं मिलने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली 28 दिसंबर को मुंबई में है। कांग्रेस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में रैली करना चाहती है। प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। इस पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगत ताप ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि रैली की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। यदि वे कोविड को लेकर चिंतित हैं तो हमने उन्हें अपने पत्र में पहले ही बता दिया कि हम कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुंबई पुलिस कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर सख्ती बरत रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की रैली के आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि साकिनाका पुलिस थाने में शनिवार देर रात सब्रे आलम और 4 अन्य AIMI के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चांदीवली में ओवैसी की रैली हुई है। इस रैली में AIMIM कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। जय किसान आंदोलन के फाउंडर योगेंद्र यादव ने किसान नेताओं को चुनाव लड़ते समय संयुक्त किसान मोर्चा का नाम इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान नेताओं से कहा है कि अगर वे चुनाव में SKM के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे लोगों का आंदोलन से भरोसा टूट जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 से ज्यादा किसान संगठन बीते 1 साल से कृषि कानून के खिलाफ अन्य कई मांगों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन हमारे नेताओं को SKM का नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें इस नाम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा और लोगों का आंदोलन पर से भरोसा हट जाएगा। आंदोलन से हासिल हुई उपलब्धियों को लेकर किए गए सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान भी गई है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि हमने एकता और आत्मसम्मान पाया है और राजनीतिक पार्टियों को हमारी ताकत का एहसास कराया है। ये हमारे आंदोलन का हासिल है। योगेंद्र यादव ने कहा, यह भी बताया कि किसान नेता 15 जनवरी को दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक में किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी। जम्मू में पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के डोरी धूप में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें एक आतंकी को मार गिराने में सफलता सेना को मिली है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है ताकि आतंकियों को भागने का मौका न मिल सके। फिलहाल इलाके में 2 से 3 आतंकियों की होने की आशंका है। किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग प्रदर्शन फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इस तरह से इनपुट दिए हैं। इस इनपुट के बाद जामिया नगर, शाहीन बाग में जहां प्रदर्शन हुए थे उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला DCP का कहना है कि बढ़ते हुए अपराध को काबू करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। CAA और NRC के विरोध में शाहीन बाग में सरिता विहार व कालिंदी कुंज रोड पर प्रदर्शन हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे, मगर शाहीन बाग में अभी तक का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक जारी रहने वाला बड़ा प्रदर्शन हुआ था। महिलाओं की अगुवाई में चलने वाला शाहीन बाग प्रदर्शन 101 दिन चला था। किसान आंदोलन के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा ये प्रदर्शन रहा था। इस दौरान आंदोलन का चेहरा बन गई बिल्किस बानो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचा था। उन्होंने शाहीन बाग की दादी के नाम से भी लोग जानते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से दोस्ती करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय नंबर को स्पूफ करके फोन किया था और दावा किया गया है कि वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की राजनीतिक परिवार से हैं। ईडी ने धन शोधन रोधी कानून के तहत दाखिल आरोप पत्र में जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए की रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। कॉल स्पूफ का अर्थ होता है कि फोन की घंटी बजने के दौरान फोन करने वाले का वास्तविक नंबर नहीं बल्कि किसी और का नंबर दिखता है। एजेंसी ने इस साल 2 बार 36 वर्षीय फर्नांडिस का बयान दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर ने खुद परिचय शेखर रत्न वेला के रूप में दिया था। एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था और चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया कॉल और 6 अन्य को नामजद किया था। ईडी ने कहा कि चंद्रशेखर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में कई हफ्तों से जैकलीन फर्नांडिस के संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैकलीन ने उसका जवाब नहीं दिया था क्योंकि उसे कई कॉल आए और यह सुनिश्चित नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।